Welcome back everyone. I hope you all are fine at your place. My name is Ritu, your business studies teacher. In our previous lecture, we have started a chapter organization. Now we will proceed further. Today we are going to know about formal organization and informal organization. Let's start with the formal organization first. Formal organization नाम से ही पता चल रहा है formal. Formal means where there are lot of formalities. जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सब कुछ डिफाइन कर देते हैं कि कौन सी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, जब ये सारी जॉब पोजीशन सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड होता है, क्लियरली जो है जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है, तब उसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवरीथिंग और एवरी जॉब पोजीशन इज ऑलरेडी डिसाइडेड. अब आगे इसके एडवांटेजेस क्या है इसको हम ब्रीफली करेंगे. इसके एडवांटेजेस है सिस्टमैटिक वर्किंग. एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड. कौन कौन सा काम करेगा, किसकी क्या अथॉरिटी होगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो हर चीज जो है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होती है. प्रॉपर पूरा सिस्टम उसमें फॉलो करा जाता है. आफ्टर दैट अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. इसका मेन जो मकसद होता है, जो मेन एम होता है दैट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. तो जब भी हम जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमारा टारगेट जो होता है उसको देखते हुए हम सारी चीज़ों को प्लान आउट करते हैं और अरेंज करते हैं. आफ्टर दैट नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क. इसमें सब कुछ डिसाइडेड है किसने कौन सा काम करना है. क्लियर. तो इसमें कोई भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, कोई भी डुप्लीकेसी ऑफ वर्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबको पता है उसको कौन सा काम दिया गया है, उसे क्या अचीव करना है. बेटर कोऑर्डिनेशन. Everyone is clear about their authority and responsibility and their job description. तो यहाँ पे जो है better coordination होती है, सभी जो है आपस में मिलके काम को करते हैं, अपना अपना काम बहुत अच्छे से वो contribute करते हैं. Then more emphasis on work. जो formal structure होता है या formal organization होती है, इसमें ज़्यादातर काम के ऊपर ही जो है emphasize किया जाता है rather than interpersonal relationships. Now further, what are the disadvantages? डिले इन एक्शन. प्रॉपर हायरार्की जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा. ए जो है बी के पास जाएगा. प्रॉपर स्केलर चेन जो हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, तो उसमें यही है कि उस पूरे हायरार्की को फॉलो करा जाएगा. तो उसमें जो है एक्शन में डेफिनेटली जो है थोड़ा लेट हो जाएगा. हम अपने बिहाफ पे एकदम से डिसीजन नहीं ले सकते. सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर की परमिशन चाहिए, सुपीरियर को उसके सुपीरियर की परमिशन चाहिए. तो जब हम डिस्कशन जो है फॉर्मल वे में करते हैं तो कई बार हमारे जो एक्शंस है वो लेट हो जाते हैं. इग्नोर्स सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज. अब एक जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ काम करने नहीं आता, उसकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती है. उसको जो है बिलोंग्ड फील होना चाहिए उस प्लेस के साथ, उसके कुछ फ्रेंड्स होने चाहिए ताकि उसका मन लगे और वो मोटिवेटेड फील करे. लेकिन फॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ ध्यान दिया जाता है, ना कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर. दैट proves as a negative point. Then emphasizes on work only. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ काम की बात की जाती है. साइकोलॉजिकल नीड्स की कोई वैल्यू नहीं है, सोशल नीड्स की कोई वैल्यू नहीं है. ओनली वर्क वर्क एंड वर्क. दैट ऑल्सो टर्न्स टू नेगेटिव, जो एम्प्लॉइज को डिमोटिवेट करता है. नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थी उसको प्रॉपर प्लान आउट करने की जरूरत पड़ती है. उसमें ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रुप्स की. एक कंपनी में जब ग्रुप्स बन जाते हैं तब कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप डिसाइड नहीं होता, कोई फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन डिसाइड नहीं होता. तो इसमें जो है जब ग्रुप्स बन जाते हैं, जब फ्रेंड्स बन जाते हैं सारे और मिलके काम करते हैं अपने तरीके से, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इसको मैनेजर को प्लान करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद क्रिएट हो जाती है. अब इसके एडवांटेजेस क्या है? फास्ट कम्युनिकेशन. ग्रुप के लीडर को बता दो सब तक पहुंच जाएगी. क्लियर. तो व्हेनेवर हम किसी से ऐसे ही बात कर दी कोई भी कि आज ना मैनेजमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, वो जल्दी से उस ग्रुप में जो है फैल जाएगी और पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में वो बात फैल जाएगी. तो देयर इज अ फास्ट कम्युनिकेशन. देन फुलफिल सोशल नीड्स. अब इसमें जो है एम्प्लॉइज मोटिवेट फील करते हैं बिकॉज दे कैन शेयर व्हाट आर रनिंग इन देयर माइंड. तो इसको शेयर करने के लिए उनके फ्रेंड ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं और बिलोंग्ड फील करते हैं. तो इट कवर्स
अब इसमें जो है मैनेजर्स को फर्स्ट हैंड सोर्स मिलता है, उनको पता चलता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो एक्चुअल में क्या सोच रखते हैं अबाउट द कंपनीज पॉलिसीज एंड प्लान्स। तो यहाँ से जो है उनको करेक्ट फीडबैक मिलता है, क्योंकि किसी को रिटर्न में तो कुछ लिख के देना नहीं है, तो उनको ग्रुप से जो है इजीली इन्फॉर्मेशन जो है ग्रास्प वो कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज? द मेन डिसएडवांटेज इज स्प्रेड रूमर्स। 70% जो इन्फॉर्मेशन इसमें होती है ना वो रूमर्स होती हैं, अफवाहें होती हैं, हमें पता ही नहीं, उसका कोई सोर्स ही नहीं है कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आई, किसी ने जस्ट बाय माउथ बोल दिया कि हाँ दिस थिंग हैपेंड, वो सब तक पहुंच जाती है और ये सच में किसी को नहीं पता होता। वो कहता है, एक बंदा कहता है, ए कहता है बी ने बोला है, बी कहता है सी ने बोला है, सी कहता है डी ने बोला है, तो कोई भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है इसमें डिसाइडेड नहीं होता। देन नो सिस्टमैटिक वर्किंग, कोई अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप नहीं है, देयर इज नो सिस्टम कि काम कैसे करा जाएगा। दिस इज ऑल्सो डिसएडवांटेज, मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। अब अगर ग्रुप्स फॉर्म हो जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर कल को ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो अपने प्लान्स एंड पॉलिसी में चेंज लेके आना चाहती है, एट दैट टाइम माइट बी देयर विल बी अ नेगेटिव रिजल्ट्स। जो ग्रुप्स हैं वो हमेशा जो है उसको अपोज करते हैं कि वी डोंट वांट दिस चेंज, तो एट द टाइम मैनेजमेंट को जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। देन मोर एम्फसाइजेस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यहाँ पे जो है हर ग्रुप का पर्सन अपने बारे में सोचता है, यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की डिस्कशन नहीं हो रही होती, उनके कॉमन इंटरेस्ट में, उनके ग्रुप के लिए, उनके इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए क्या ठीक है उसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के ऊपर। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट डेलीगेशन। अब ये डेलीगेशन क्या होती है? डेलीगेशन का मतलब सिंपल है, टू पास द पावर टू हिज सबऑर्डिनेट सो दैट वो टाइमली अपने डिसीजंस को ले सके। तो यहाँ पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मैनेजर जो है वो हर काम जो है उसको पूरी तरीके से कर नहीं सकता, या आप कह लो कि उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो हर एक एक्टिविटी के ऊपर ड्यू अटेंशन दे सके। तो जो वो रूटीन के काम होते हैं उसको आगे पास कर देता है सबऑर्डिनेट को, ताकि काम जो है एफिशिएंसी और इफेक्टिवली हो सके। तो यहाँ पे वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है सबऑर्डिनेट को पास कर देता है विद सम अथॉरिटी। वो अथॉरिटी क्यों जरूरी है? राइट टू मेक द डिसीजन इसलिए जरूरी है ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है प्रॉपरली अचीव कर सके। तो दैट इज नोन एज डेलीगेशन प्रोसेस। अब डेलीगेशन में जो है देयर आर 3 एलिमेंट्स, that is responsibility, authority and accountability. We will discuss it one by one. Responsibility सबको पता है, responsibility का मतलब duties, जिम्मेवारी। अब यहाँ पे जो है जब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं, सबसे पहले हमें उसे जिम्मेवारी देनी चाहिए। अगर किसी सबऑर्डिनेट को हम कोई ड्यूटी नहीं देंगे परफॉर्म करने के लिए, तो उसे राइट भी क्यों देना, वो पावर भी क्यों देनी कि वो कुछ अचीव कर सके, राइट? तो यहाँ पे जो है सबसे पहले उनको जिम्मेवारी दी जाएगी कि लाइक फॉर एग्जांपल कि उन्होंने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उन्होंने आगे अपने सबऑर्डिनेट को जो है या फॉरमैन को टारगेट दे दिया कि एक दिन में जो है 1000 यूनिट्स बनाने हैं। तो यहाँ पे उसको क्या दे दी गई? जिम्मेवारी दे दी गई, ड्यूटी दे दी गई दैट दे हैव टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन अ डे और इन अ वीक, whatever you can assume in your example. Then authority, अब वो जो फॉरमैन है और या फिर जो हेड है जो जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है 1000 यूनिट्स बनाने के लिए, उसको राइट भी तो देना पड़ेगा और उसको जो है पावर भी तो देनी पड़ेगी कि ताकि वो बार बार जाके मैनेजर को डिस्टर्ब ना करे और वो अपना राइट डिसीजन ले सके, डिले इन एक्शन ना हुए, वो अपने जो हिडन टैलेंट्स को उसको यूज कर सके फॉर द वाइज डिसीजन। तो यहाँ पे जो है उसको कोई पावर टू मेक अ डिसीजन देनी चाहिए ताकि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट कर सके। Now the next is accountability, that means answerability. अब जिसको हमने अथॉरिटी पास करी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आंसरेबल भी वही होगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जिसके ऊपर है उसको वो पूरी करनी पड़ेगी, और जो अथॉरिटी है दैट कैन बी पास्ड। अब अकाउंटेबिलिटी में आंसरेबिलिटी भी, जिसके पास अथॉरिटी है वही बंदा जो है आंसरेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर हमने मैनेजर को बोला था कि 1000 यूनिट्स बनाने हैं एक वीक में, ठीक है, अब उस मैनेजर ने क्या करा, उस सबऑर्डिनेट ने क्या करा, कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, उसने आगे जो है 4 जनों को वो काम बांट दिया। उसमें से जो है एक जो एम्प्लॉई है उसके अंडर वर्क कर रहा है वो बीमार हो गया और वो 200 यूनिट्स का टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे सिर्फ 800 यूनिट्स की
प्रोडक्शन हुई, लेकिन टारगेट कितने का था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने की थी, 1000 यूनिट्स। तो जो वो फोरमैन है, जो मैनेजर है, वही आंसरेबल होगा कि वो जो 200 यूनिट से डेफिशिएंसी आई वो क्यों आई। सो ये जो तीनों चीजें हैं ये साइड बाय साइड चलती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। अगर एक्सेस अथॉरिटी दोगे तो मिसयूज किया जाएगा, कम दोगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। सो दीज आर द एलिमेंट्स। इसका कोड जो है वो हम यहाँ पे बना देते हैं रा। नाउ further we will discuss about the importance of delegation. The one is motivation of employees. अब यहाँ पे जो है एम्प्लॉइज को मोटिवेशन फील होती है, दे फील इंस्पायर्ड बिकॉज उनको जो है अपने हिडन टैलेंट्स को यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दे हैव टू टेक देयर ओन डिसीजन, इसीलिए वो जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट फील करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब यहाँ पे डेलीगेशन में उन्होंने जो है अपनी रूटीन वर्क को आगे पास कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे पास कर दिया, ताकि जो मैनेजर है वो मेन काम के ऊपर कंसंट्रेट कर सके। और यहाँ पे जो है सब कुछ क्लियर कट बता दिया किसको कौन सा काम करना है, उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवीजन ऑफ वर्क हो गया प्रॉपरली, जिससे जो है सारी चीज बहुत ही इफेक्टिव वे में होती है। देन बेटर कोऑर्डिनेशन, एवरीवन नोज उसको कौन सा काम करना है, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। उनको ये भी पता है कि उनका सुपीरियर कौन है, वो किसके लिए अकाउंटेबल है, आंसरेबल कहाँ पे है, कहाँ उन्होंने रिपोर्टिंग करनी है। तो यहाँ पे भी जो है बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाती है, सबको पता है कैसे क्या अचीव करना है, किसने कौन सा टारगेट जो है अचीव करना है। देन फर्दर इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल गई उनको, ये नहीं है कि मैनेजर ने जैसा बोल दिया वैसे ही करना है। दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन, उनके पास राइट है, अथॉरिटी है टू अचीव द थिंग्स इन देयर ओन वे। तो यहाँ पे जो है उनको डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई, अपने जो टैलेंट्स है उनको यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई, क्रिएटिविटी को यूज करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। नाउ द नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। अब यहाँ पे जो है हर चीज प्रॉपर्ली डिफाइंड है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपवर्ड फ्लो करती है और जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है। ये हमने पहले भी करा हुआ है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैनेजमेंट हायरार्की के बेसिस है, हर जॉब पोजीशन पे ये बता दिया जाता है किसके पास कितनी अथॉरिटी है। सो दैट विल बी द बेस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ, जब हर चीज प्रॉपर्ली जो है मैनेज्ड है, हर चीज का प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड है, किसको कौन सा काम करना है, सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो वहां पे जो है काम बहुत ही इफेक्टिवली और एफिशिएंसी से अचीव होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी होगी, बिकॉज कॉस्ट के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा प्लस प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेलीगेशन। Let's proceed further. Now the word centralization and decentralization. हेनरी फॉल के प्रिंसिपल में हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेटिंग ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है सारे के सारे डिसीजंस लेती है, चाहे वो फाइनेंशियल डिसीजन है, चाहे वो प्रोडक्शन का है, चाहे सेल्स का है, तो उसे हम कह देते हैं सेंट्रलाइजेशन, कि सारा का सारा कंट्रोल जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में है। लेकिन जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट शुरू होती है, ग्रोथ शुरू होती है, वो एक्सपैंड करती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीजों का बर्डन अपने ऊपर लेना। तो इन दैट केस वो अथॉरिटी है, जो पावर है, उसको स्कैटर्ड करती है, उसको जो है स्प्रेड करती है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जब जो है काम को, अथॉरिटी को जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बांट दिया जाए, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अब किसी फर्म में जो है सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी बन रही है या डिसेंट्रलाइजेशन की, ये डिपेंड करता है, इट इज टोटली ऑप्शनल। कहीं फर्म में जो है बैलेंस्ड होता है, कुछ जो एरियाज है उसमें सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को लगाया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे जो है वो डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वर्किंग स्टाइल। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आपको डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी को जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? जो डिसेंट्रलाइजेशन है दैट इज अ बिग वर्जन ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन में तो सिर्फ हम 2 से मल्टीपल करते हैं अथॉरिटी, सुपीरियर ने आगे सबऑर्डिनेट को पास कर दी, क्लियर। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अपनी अथॉरिटी पास कर दी, अलग अलग ब्रांचेस को अपनी अथॉरिटी को पास कर दिया। तो यहाँ पे जो है इट इज अ बिगर टर्म
देन डेलीगेशन। जो डेलीगेशन है दैट इज नेसेसरी, वो मैंडेटरी है, आपको अपना काम किसी को आगे पास करना ही पड़ेगा अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली से चलाना है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज टोटली ऑप्शन, कि आपको जो अपनी अथॉरिटी है, जो कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी है, पावर है, उसको आगे डेलीगेट करना है या नहीं करना। नाउ वी विल फर्दर डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें है बेटर कंट्रोल। जब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट को कुछ अथॉरिटी पास कर दी, तो वो जो ओवरबर्डन थे उससे जो है रिलीफ मिल गया। दे कैन फोकस ऑन द मेजर कंसर्न्स, पॉलिसीज, प्लान्स, स्ट्रेटजीज, इसके ऊपर वो फोकस कर सकते हैं। सो उससे बेटर कंट्रोल होगा। देन क्विक डिसीजन मेकिंग। अब डिसेंट्रलाइजेशन में हर डिपार्टमेंट को, हर ब्रांच को फ्रीडम है टू मेक द डिसीजन। उसके लिए उनको जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो है अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो उससे फिर क्या होगा, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। हर डिपार्टमेंट का डिसीजन जो है वो वही डिपार्टमेंट हेड लेगा, उसके लिए जो है उनको कहीं और अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे जो है डिसीजन मेकिंग अच्छे से और जल्दी से हो जाती है। देन ड्वेल्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब जब हम अथॉरिटी को पास करते हैं तो सबऑर्डिनेट ऑलवेज फील मोटिवेटेड। उनको लगता है कि मैनेजमेंट को उनके ऊपर जो है ट्रस्ट है, दे फील बिलोंग्ड, तो वो अपने जो हिडन टैलेंट्स है, क्रिएटिविटी है, उसको अच्छे से जो है वो यूटिलाइज करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स इन द बेटर एंड एन इफेक्टिव मैनर। अब नेक्स्ट है रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। एज आई डिस्कस्ड बिफोर, टॉप मैनेजमेंट को रिलैक्सेशन मिल जाती है। दे कैन जस्ट seek over the complex area of the organization rather than involved into day-to-day basis। तो यहाँ पे जो है टॉप मैनेजमेंट मेन कंसर्न्स के ऊपर जो है अपना ध्यान लगाती है, अपनी ड्यू अटेंशन देती है, rather than seeking in every area। हर एरिया को एक्सप्लोर करने की बजाय उन्होंने काम को यहाँ पे क्या कर दिया, बांट दिया विद अथॉरिटी। देन फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अब जब हर काम को अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंसेस हमने डिवाइड करा हुआ है, सबको पता है किसने कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है, उनको प्रॉपर फ्रीडम दे दी गई है, तो उससे क्या होता है, हर डिपार्टमेंट मोटिवेटेड फील करता है, वो कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता है, जिससे प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते हैं एंड डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है वो टाइमली अचीव होते हैं, जिससे जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है। देन builds managerial talent for the future। अब यहाँ पे क्या कर रही है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दे दी, उनको चैलेंज दे दिया कि आपको अपनी जॉब अपने तरीके से करनी है। यू हैव अ फ्रीडम टू टेक एनी डिसीजन और एनी वे यू वांट टू चूज। तो इसमें क्या हो गया, उनमें मैनेजरियल एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है। दे नो हाउ टू यूज द अथॉरिटी इन एन एप्रोप्रिएटिव मैनर, जिससे उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। तो कल को अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में जॉब पोजीशन की जरूरत पड़ती है तो जो मैनेजर्स हैं एट डिफरेंट लेवल्स, दे आर पिक्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, जिससे जो है इनको, क्योंकि इनको एक्सपोजर मिलना शुरू हो गया पहले ही, दे नो हाउ टू यूज एवरी रिसोर्स इन एन इफेक्टिव वे। So this is all about the decentralization। और इसके साथ हमारा ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर जो है वो आज बिल्कुल खत्म हो गया है। We will start the next chapter in the next video। I hope कि आपको ये explanation बहुत अच्छे से समझ में आई हो। Now it's time for the code, that is BQDRFD। From B, better control; from Q, quick decision making; from D, does initiative among subordinates; from R, relief to top management; F, facilitates growth; from D, dwells managerial talent for the future। So here I sum up this video. Stay tuned for the next video. Stay home, stay safe. Thank you.